बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक माइथोफिक्शन है जो आशुतोष गर्ग जी ने लिखी है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेम्परेरी कॉन्सेप्ट के साथ है। टाइटल है 4 सिंगल मदर्स, पौराणिक नारी पात्रों की संघर्ष गाथा। यह प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जो कि 184 पेजेस की है, जिसका मूल्य है 350। इसके बारे में लेखिका इराटा कुछ ऐसे बता रही है। उस गर्भवती स्त्री को किसने सहारा दिया होगा जिसका पति उसे अकेला छोड़कर गया? क्या बीती होगी सिंगल मदर पर जिसने अकेले अपने दम पर अपनी संतान का पालन पोषण किया? और उन अकेली माओं की व्यथा को किसने समझा होगा जिनके पति साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भीम और अर्जुन जैसे महामानव थे? यह उपन्यास ऐसी ही 4 सिंगल मदर्स की कहानी है जिन्होंने अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक दबावों में जीवन काटा, परंतु धैर्य नहीं खोया और हार नहीं मानी। इन सब स्त्रियों के जीवन का एक ही मूल मंत्र रहा, सिंगल मदर्स आर नॉट वीक। कौन है ये 4 सिंगल मदर्स? क्या है इनके अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा? इसमें नयनतारा नाम की एक सिंगल मदर, जो अब एक प्रसिद्ध लेखिका भी है, अपने उपन्यास के माध्यम से महाभारत कालीन 3 सिंगल मदर्स हिडिंबा, उलूपी और चित्रांगदा की कहानी सुनाती है। इनमें उलूपी और चित्रांगदा अर्जुन की पत्नियां रहीं और हिडिंबा भीम की, पर तीनों ही विवाह के कुछ समय उपरांत छोड़ दी गईं और उन्होंने गर्भावस्था से लेकर अपनी संतान के जन्म और पालन पोषण का भार स्वयं उठाया। तीनों ही अच्छे परिवारों से थीं, तो आर्थिक विषमता तो नहीं थी, लेकिन पति के भावनात्मक सहयोग का उनको अभाव रहा। उनकी संतानों को उन्होंने हर तरह से काबिल बनाया, लेकिन वो पिता के स्नेह से वंचित रहे। उलूपी का पुत्र इरावान और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच दोनों ने महाभारत के युद्ध में बलिदान दिया, जबकि चित्रांगदा के पुत्र बरबवाहन ने अनजाने में अपने पिता अर्जुन का वध कर दिया था, क्योंकि उसकी मां ने उसे ये नहीं बताया था कि अर्जुन ही उसका पिता है। ये कई सारी कहानियां साथ साथ चलती हैं, परत दर परत खुलती हैं। नयनतारा अपने पुत्र निरंजन को इन तीनों सिंगल मदर्स की कहानी सुनाती है, क्योंकि वो अपने पिता के बारे में जानना चाहता है। आज के समय में जब स्त्रियां और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगी हैं और अपने सपनों को हासिल करने की राह पर आगे बढ़ने लगी हैं, उनका परंपरागत सोच वाले पुरुषों के साथ वैवाहिक जीवन या सहजीवन सहज नहीं रह गया है, तो हमारे समाज में एकल माताओं की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में ये उपन्यास बहुत प्रासंगिक है, जो कि ऐसी ही सिंगल मदर्स के जीवन में झांकने और उनकी स्थितियों को समझने के लिए पाठकों को अवसर देता है, वहीं सिंगल मदर्स को भी हिम्मत देता है। यह कथा एक तरफ सिंगल मदर्स के सामर्थ्य, प्रेम, त्याग और आशा की जीत को रेखांकित करती है, तो दूसरी ओर इसमें गैर जिम्मेदार पुरुषों के लिए सबक भी है। यह तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में स्त्री द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूलता में रूपांतरित करने की कहानी है। लेखक ने बड़ी कुशलता से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतीत के धागों से सुंदर ताना बाना बुना है। इराटा जी की इस समीक्षा के बाद मैं आपको सीधे ले चलती हूँ मेरी आशुतोष गर्ग जी से हुई बातचीत पर। आइए सुने। नमस्कार आशुतोष जी, आपका बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझसे बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि अक्टूबर-दिसंबर 2024 की जो बेस्ट सेलर अनुवाद श्रेणी की सूची आई है, उसमें आपकी तीन किताबें लिस्ट में हैं, टॉप 20 में हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? जी, बधाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगता है जब काम चर्चा में आता है और बात होती है काम पर, तो अच्छा ही लगता है, अच्छा लग रहा है।
बहुत बहुत ही हमें भी खुशी हो रही है क्योंकि आपको बहुत सालों से जान रहे हैं और देख रहे हैं कि आप कितनी सारी भूमिकाओं में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। तो मैं मैं इसके लिए अपने प्रकाशकों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मंजिल पब्लिशिंग हाउस का विशेष तौर पर, क्योंकि आपने जो है मुझे किताबें, मैं लगातार उनके साथ जुड़ा रहा हूँ और मैंने बहुत सारी किताबें मंजिल के साथ की हैं। जी ये जो 3 बेस्टसेलर हैं, इनमें से 2 किताबें जो है वो मंजिल से आई। जी हाँ। अच्छा, मेरा जो पहला सवाल है वो कुछ यूँ है कि हमें बात तो करनी है आपकी लेटेस्ट लेखक के तौर पर जो आपके साथ किताब जुड़ी हुई है, फोर सिंगल मदर्स पर। लेकिन हम सवाल कुछ और भी साथ में उठा रहे हैं कि एक सफल अनुवादक के तौर पर आपकी साहित्य जगत में पहचान है। ऐसे में बतौर लेखक आपको लाभ हुआ, सपोर्ट मिला या चुनौतियाँ बढ़ी? अ, देखिए, ये ऐसा है कि अनुवाद और लेखन के बीच की जो तुलना है, जी ये है तो थोड़ी मुश्किल, क्योंकि मैं दोनों ही काम करता हूँ। कम लोग हैं, मतलब करते हैं लोग, कई लेखक हैं जो अनुवाद भी करते हैं, जी तो लेकिन कम है, उनकी संख्या कम है। जी हाँ तो वैसे मैंने काम तो अनुवाद से पहले शुरू किया था, मौलिक लेखन से पहले जो है मैं अगर कहूँ तो तरीके से जो सही ढंग से काम मैंने शुरू किया व्यावसायिक तौर पर, प्रोफेशनली, जी तो अनुवाद का काम पहले किया था। हम्म और मजा आने लगा, काम अच्छा लगने लगा, लोग पसंद करने लगे, पाठक पढ़ने लगे, तो अच्छा लग रहा, और मुझे खुद भी पसंद था ये काम। फिर बाद में जो है धीरे धीरे अनुवाद करते करते जो है, चूंकि मैं तो ये मानता हूँ कि अनुवाद जो है वो अपनी ही किताब होती है जी हाँ अनुवादक की। ये एक नई भाषा में तैयार होती है, तो ठीक है, मूल का कोई लेखक और होता है, लेकिन वो जब अनुवाद हो जाती है तो फिर वो अनुवादक का भी उसमें उतना ही जो है मतलब उसका हिस्सा जो है वो उतना ही हो जाता है। बिल्कुल तो एक एक लगाव जो है उससे बनता गया, और फिर धीरे धीरे जो है लेखन को लेकर थोड़ी सी जो एक आत्मविश्वास होता है कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ। जी जब आप अनुवाद करते हैं तो एक नई किताब की रचना होती है, जी वो जो नई किताब लिखने का जो एक हौसला होता है और एक आत्मविश्वास चाहिए उसके लिए, तो वो भी मुझे लगता है धीरे धीरे इसी प्रोसेस के दौरान विकसित हुआ। जी फिर मैं धीरे धीरे लिखने के उसमें आ गया। तो चुनौतियां तो दोनों तरफ हैं, और इसका आनंद भी जो है अपना अपना है। दोनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, मौलिक लेखन की अपनी दिक्कतें हैं और अपने लाभ हैं, और इसी तरह चुनौती उसमें अनुवाद में भी उसके अपने फायदे हैं, लेकिन उसकी अपनी मुश्किलें भी हैं। तो तो दोनों भूमिकाओं में जैसे कि आप आपको जो इसे रखना पड़ता है, एक बैलेंस भी रखना पड़ता होगा। तो मैं आपसे दोनों चीज़ों के लिए दोनों भूमिकाएं आप निभाने में आपके गुर क्या हैं, कुशल अनुवादक और कुशल लेखक बनने के लिए? गुण तो देखिए, गुण तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है कि कोई भी आप विधा अपनाएं, चाहे आप मौलिक लेखन करें या अनुवाद करें, जी तो भाषा भाषा की तो जरूरत पड़ती ही है दोनों में। तो भाषा पर एक अच्छा जो है नियंत्रण आपको चाहिए, अच्छी शब्दावली चाहिए। अनुवाद के लिए तो विशेष तौर पर बहुत ज्यादा उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको जो है एक दूसरी दो भाषाओं पर आपको अधिकार चाहिए। जी तो आपका जो शब्द भंडार है वो अगर आपका सीमित है तो अनुवाद में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। मौलिक लेखन का तो ऐसा है कि आजकल सब तरह की भाषा चल रही है, हल्की भी चल रही है और काम चलाऊ भी चल रही है, तो आज के दौर में शायद मैनेज हो सकता है। लेकिन अनुवाद अगर आपको करना है तो थोड़ी सी, और अगर उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अगर आपको पता है, अगर आप किताब के आस्पेक्ट से, उसके कंटेक्स्ट से, संदर्भ से भी अगर आप परिचित हैं, तो वो भी एक मतलब एक एडवांटेज होता है उसमें। और दूसरी बात ये कि आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने से भी बहुत लाभ होता है। जितनी ज्यादा आपने किताबें पढ़ी हैं और जितना अध्ययन किया है, जी तो सब जो है लेखन का कोई भी फील्ड हो, चाहे अनुवाद हो या मौलिक लेखन, दोनों में बहुत काम आता है। जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि हम अब आपके फोर सिंगल मदर्स की तरफ आना चाहते हैं कि माइथो फिक्शन का जो यह बूम आया है, यह किस कारण से आया है? देखिए, ये तो बढ़िया सवाल है। माइथो फिक्शन का जो बूम है वो जी इस वजह से आया है कि देखिए, वैसे तो माइथोलॉजी या पौराणिक साहित्य जिसको कहें, जी तो ये एक लोकप्रिय विधा रही है शुरू से। हम्म और उसका कारण ये है कि देखिए, पौराणिक साहित्य में ज्यादातर जो कथाएं हैं वो आपको मिलेंगी, या उपन्यास जो आजकल जिनकी रचना की जाती है, वो सब आपको ज्यादातर महाभारत और रामायण पर आधारित है। जी हाँ तो ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें हम अ, अ,
श्रेणी में रखते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों घटनाएं जो है, राम की कथा और साथ में महाभारत की कथा, ये वास्तविक घटनाएं हैं जो हुई हैं। जी जी। इन्हें इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी कथाएं जो है वो लगभग हर घर में पढ़ी और सुनी जाती है। बिल्कुल ये सही कह बहुत रहे हैं। जी लोकप्रिय जी। कहानियां हैं और जनरेशन से, मतलब पीढ़ियों से चली आ रही है। ये बाद में आई है। ये है जो दरअसल जिसको आप सनातन कह सकते हो जी और ये कह सकते हो कि ये लगा, इसमें एक निरंतरता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। कई कहानियां ऐसी हैं जो रुक जाएंगी बीच में, आज है कल नहीं रहेंगी। लेकिन ये कहानियां ऐसी हैं जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो इन कहानियों के लिए एक स्वाभाविक रुचि है लोगों के अंदर। एक तो ये वजह है पौराणिक साहित्य में जो बहुत ज्यादा रचना लिखी जा रही है उसकी। अब आता हूँ फिक्शन वाले पार्ट पर। जी। इसको जो फिक्शन, इसमें एक एलिमेंट आने लगा, वो इसलिए है कि हर आदमी ना थ्रिल चाहता है, कुछ नयापन चाहता है। प्रकाशक भी कुछ नया चाहता है और पाठक भी नया चाहता है। तो जो सुनी सुनाई और पुरानी कहानियां हैं, स्थापित कहानियां हैं, उनको आप कितना सुनेंगे। तो इसलिए आजकल लेखक इस तरह के नए प्रयोग कर रहे हैं कि उनमें कुछ नया, अपनी कुछ कल्पना डाली, कुछ अपना जो है कुछ नई कहानी, कोई नया एंगल, कोई नया परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण उसमें डाला। तो एक उससे जो है आपकी कहानी में एक नयापन आता है। कहानी तो वही रहती है लेकिन कहानी में नयापन आता है, देखने का नजरिया बदलता है। तो जब पाठक उसको पढ़ता है तो उसको ये बात नई लगती है तो आकर्षित करती है। कोई भी नई चीज के लिए आकर्षण होता है। तो ये कारण है। और पौराणिक साहित्य तो देखिए ऐसा है कि इसके लिए आकर्षण सदैव रहेगा, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा। जी जी। लेकिन जब उसमें आप कल्पना का पुट डाल देते हैं या फिक्शन का थोड़ा सा एलिमेंट जब आ जाता है तो वो जो एक उसमें नयापन है वो आ जाता है और इसी वजह से उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि ये एक और उसमें थोड़ा सा, इसमें एक, अगर मैं आप कहें मुझसे तो मैं और बात जोड़ना चाहूंगा जी। वो ये है कि जो लेखक आजकल लिख रहे हैं, खास तौर पे मैं अंग्रेजी लेखकों की बात जरूर करूंगा इसमें जी। वो जो कुछ लिखा जा रहा है वो बहुत सारी चीजें जो है वो उनको ना विकृत कर दिया है, कहानियों को मरोड़ दिया है और आप वास्तविक कहानियों से दूर हट गए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि कहानी अगर वही रहे और केवल उसको देखने का नजरिया अगर आपका बदलता है जी तो फिर ठीक है, वहां तक तो ठीक है बात। लेकिन आप कहानी ही अगर बदल देंगे तो वो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। और एक बूम का ये भी एक कारण है जी फिक्शन में कि जो आज का जो नया पाठक है जी वो इन कहानियों को से परिचित नहीं है पूरी तरह। एग्जैक्टली। बहुत सारे अभी आज अगर आप पता करेंगे तो नई पीढ़ी है, खास तौर पे पुराने लोगों ने तो फिर भी कुछ किताबें पढ़ी है, लेकिन नई जो जनरेशन है ये मूल जो ग्रंथ है उनको पढ़ना नहीं चाहते और उसी का है, मुझे लगता है कई बार लाभ उठा लेता है लेखक जी। और वो देखता है कि अब इसको कौन वेरीफाई करेगा मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो कुछ भी लिख दो महाभारत और रामायण की कहानी पर, कहीं पर भी किसी भी पात्र को जो है उसको ऐड कर दिया, डाल दिया और उसकी कोई भी कहानी नई किस्म की बना दी अपनी मर्जी से। हाँ, ये मुझे भी लगता है कि सोशल मीडिया पे समय ज़्यादा देते हैं लोग और पढ़ने लिखने पे कम, तो जिसकी वजह से भी शायद ये बूम जो है इतना परसिस्ट कर गया, इतने लंबे सालों से चला ही आ रहा है ये बूम। क्या आप लोगों ने, मतलब ये पूछा जाता है, ये सवाल भी एक उठता है क्या रीडिंग हैबिट्स कम हुई हैं या बढ़ी हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि रीडिंग हैबिट्स में बहुत तेजी से गिरावट हुई है। जी जी। और बेशक किताबें ज्यादा छप रही हैं, किताबें इसलिए ज्यादा छप रही हैं कि जो आपको सोशल मीडिया का एक्सपोजर मिला है राइटर को, उसके चलते मुझे लगता है कि आदमी को छपने की, किताब लिखवाने की, छपवाने की जल्दी है। हाँ, ये बात सच है। जी जी बहुत जी। ज्यादा आ रही है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है उसकी, वो लगातार गिर रही है। और जब अगर वो क्वालिटी गिरेगी तो फिर उसका नतीजा जो है ओवरऑल साहित्य में तो पड़ता ही है। रीडिंग हैबिट तो कम हुई है क्योंकि सोशल मीडिया का और फोन का जो इस्तेमाल है
जी हाँ, ज्यादा हो गया है। ये तो जी हाँ। रील की जनरेशन है ना, रील वाली हुँ। तो नहीं, सही कह रहे हैं। और रील मतलब कि 20 सेकंड और 10 सेकंड वाली चीज़ पे आ गए कि कंटेंट कितना हुक करता है, कितनी देर आपको रोक पाता है। अब ये चैलेंज आ गया है। और ऐसे 20-30 सेकंड के वीडियोस और या रील्स में मजा ढूंढने वाली पीढ़ी से अगर आप ये उम्मीद करें कि वो 1000-1200 पन्ने का कोई ग्रंथ उठा के पढ़े और फिर उस कहानी का विश्लेषण करे, जी, तो थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए मुझे तो लगता है रीडिंग हैबिट्स कम हुई है और उसका लाभ जो है वो कई बार इस तरह से गलत इस्तेमाल में इसका किया जा रहा है इस आदत का। इसके ठीक उलट आशुतोष जी, मैं ख़ास तौर से आपके ख़ास तौर से आपसे जुड़ा हुआ जो पक्ष में देख पाती हूँ कि आपने काफ़ी पढ़ा है माइथोलॉजी को और ग्रंथों को, जैसा कि मुझे आपके लेखन को और ट्रांसलेशन को देख के समझ में आता है। तो नहीं वो बात है, अब मैं तो खैर अब मैं क्या कहूँ, लेकिन तो मैं कोशिश करता हूँ, दरअसल जी, नौकरी करता हूँ तो साथ जी, में थोड़ा सा समय कम मिलता है। जी, और लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं मूल ग्रंथ पढूं। मेरे पास लगभग सभी मूल ग्रंथ उपलब्ध हैं, अच्छा। चाहे वो ई बुक के फॉर्मेट में हो, हुँ, पेपर हो, चाहे हुँ, हार्ड कॉपी हो। लेकिन मेरे पास मुझे संस्कृत तो नहीं आती, लेकिन मैं गीता प्रेस गोरखपुर के जो अनुवाद हैं जी, जी, वो बहुत अच्छे और सटीक अनुवाद हैं। और हिंदी में इनफैक्ट जो है और कोई अनुवाद उपलब्ध भी नहीं है। तो ओके। अंग्रेजी में तो फिर भी आपको कुछ हुँ, बहुत रीटेलिंग, पुनर्कथन जिसको कहते हैं, वो मिल जाएंगे। जी, लेकिन वो भी रिटेलिंग नहीं है, एक्चुअल ट्रांसलेशन नहीं है, बहुत कम है जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है। जी, जी, वो टेक्स्ट का जो ओरिजिनल टेक्स्ट का जो मूल पाठ का जो अनुवाद है वो अंग्रेजी में बहुत कम है। हिंदी में तो मतलब मुझे लगता है गीता प्रेस के अलावा किसी ने किया ही नहीं है। तो मैं तो गीता प्रेस के अनुवाद पर निर्भर करता हूँ जी, जी, और रहता हूँ और हुँ, वो पढ़ता हूँ और उसमें से मुझे जो कहानी समझ में आती है हुँ, तो मैं फिर अलग एक दृष्टिकोण देता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मैं मूल पाठ से या मूल कहानी से मैं इतर नहीं जाता, उससे डाइवर्ट नहीं होता, अपनी अपनी कहानी को जो है उसी तक सीमित रखता हूँ। आपने बड़ा एक कहना तो पते की बात यहाँ पे हम सबसे साझा करी है कि मूल ग्रंथों की तरफ ही रहना चाहिए। ख़ासतौर से जब हम इस तरह के ग्रंथों की बात करते हैं, उनके कंटेंट की बात करते हैं, तो छेड़छाड़ की जगह जो मूल है, अब जैसे कि आपने 4 सिंगल मदर्स में जो आप पक्ष लेकर आए हैं, ये बड़ा ही अनोखा पक्ष है उस हिसाब से कि हमारे माइथोलॉजी में भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सेल्फ मेड हैं और जिन्होंने एक पूरा का पूरा जीवन जो है सिंगल रह करके और अपने बच्चे को पालन पोषण करने में और सामाजिक दायित्वों को निभाने में लगाया। ये अपने आप एक बहुत ही यूनिक एंगल लेकर के आप आए थे। शुक्रिया। वो दरअसल उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 4 सिंगल मदर्स में जो 3 जो माताएं हैं, वो 3 जो सिंगल मदर्स हैं, जी, वो मतलब महाभारत की ही हैं और तीनों पात्र, हिडिंबा, उलूपी और चित्रांगदा। जी, और उनकी कहानी के साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं की है। उनकी कहानी हालांकि बहुत ही कम मिलती है हमको, लेकिन जितनी भी मिलती है उसको मैंने एज इट इज रखा है, इंटैक्ट रखा है। जी, क्योंकि उसको उपन्यास का रूप देना था, तो हम कल्पना कर सकते हैं इसमें कि किसी पात्र के बारे में अगर कम जानकारी दी है तो उसको उसकी मनस्थिति को और उसकी जीवन की जो उसकी परेशानियां हैं, उसके सुख दुख हैं, उनको ध्यान में रखकर हम एक कहानी को बना ही सकते हैं। बिल्कुल। तो वो सुनने में, देखने में, पढ़ने में वास्तविक लगनी चाहिए। उसमें एक रियलिज्म जो है वो रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं लगना चाहिए कि इसको थ्रिल पैदा करने के लिए इसमें जो है कुछ नया जो है डाल दिया गया। तो जी, उसमें भी ये कोशिश मैंने की है। मैं अपनी कहानियों के साथ ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ। जी, उसी में से अगर कोई नया कुछ एंगल और कुछ नई बात अगर हमको मिल जाए और समाज को जिससे कुछ प्रेरणा मिल सके या हम समाज को कुछ दे सके, जी, जी, जी। बस यही एक छोटा सा प्रयास है जो मेरा रहता है। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है। इसी से एक मुझे सवाल एक और आ रहा है कि अ, अभी हाल ही में आपका फेसबुक पर एक पोस्ट आई थी पायरेटेड किताब की प्रति को लेकर के। क्योंकि मैं अपने पॉडकास्ट में इस विषय को ज़रूर सबसे डिस्कस करती हूँ, आपसे भी करना चाहूँगी कि उस पोस्ट के बारे में थोड़ा और बताइए। वो दरअसल ऐसा था कि एक किताब का मैंने अनुवाद किया था। सत्यार्थ नायक की किताब है महागाथा, जी, 100 टेल्स फ्रॉम द पुराणास। जी, ये अंग्रेजी का उसका शीर्षक था जी, और हिंदी में वो अनुवाद किया मैंने, महागाथा पुराणों की 100 कथाएं।
तो वो अभी जो आप बेस्ट सेलर वाली सूची की बात कर रहे थे, तो मेरी जो 3 किताबें उसमें शामिल है उनमें से एक भागा था। जी हाँ। तो उस किताब का वो दरअसल वो पोस्ट जो है, जिस पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो पोस्ट उस ऑथर ने ही डाला था। ओके। वो ऑथर का ही ओरिजिनल पोस्ट था, मैंने उसको केवल शेयर किया था। जी। और वो दरअसल क्या है कि जो भी लोग बहुत ज्यादा चलने वाली, बहुत ज्यादा जब आप देखेंगे कोई किताबें लोकप्रिय हो जाती है तो वो आपको अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पर, फुटपाथ पर, जगह जगह आपको जो है बाजार में उसकी पायरेटेड कॉपी दिखने लगी, वो आपको बाजार में दिखने लगती है। तो वो जी। किताबें सब वही होती हैं, वो है एक्चुअली किताबें जो सचमुच बेस्ट सेलर है। एक तो ये बात है। जी। और दूसरी बात ये है कि तो मैंने उसमें ये लिखा था उस पोस्ट में कि मैं पायरेसी का समर्थन नहीं करता, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये बेस्ट सेलर किताबें हैं तो हमें ट्रैफिक सिग्नल पर या पायरेटेड कॉपी जिनकी मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो इतनी सस्ती मिलती है। वो कैसे वो पूरा जो है पूरा सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन इससे रोकथाम के लिए क्या कोई सलाह या कुछ है आपके मन में जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के लिसनर्स से? ऐसा है कि इसको रोका नहीं जा सकता, इसको आप रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी चीज आप देखिए सिर्फ किताबों की पायरेसी का बात नहीं है, वहाँ पायरेसी नहीं है। पायरेसी का मतलब है डुप्लीकेशन, है ना। आप एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, आप मुझे कोई एक चीज बता दीजिए जो डुप्लीकेट नहीं है मार्केट में। जूता, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बर्तन, घड़ियाँ, किताबें। लेकिन सर दवाइयाँ, यहाँ पे मैं दवाइयाँ। कहना चाहूँगी कि जैसे बाकी का तो फिर भी प्रोडक्ट में कुछ लागत लगी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मुझे जो ऐसा लगता है कि हम इसमें सबसे बड़ा हक तो लेखक का मार रहे होते हैं और प्रकाशक का उसके बाद मार रहे होते हैं। तो ये जो और इससे काफ़ी अच्छा खासा नुकसान लेखक का होता है, जो मुझे बड़ा चिंतित कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो क्या आप लोग को भी ऐसा फील होता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो एक अलग बात है। देखिए वो तो इसमें वो तो एक हल्केपन में कही, मैंने मज़ाक में कही हुई बात है कि ये बेस्ट सेलर किताबें होती हैं जी। नॉर्मली। जी। तो लेकिन ये वाक़ई वैसे चिंता का विषय है। देखिए क्या होता है कि लेकिन दो बातें हैं इसमें। मैं थोड़ा-सा आपका 2 मिनट और नहीं, प्लीज़, और प्लीज़। अपनी पूरी बात मैं कह देता हूँ। जी। देखिए ऐसा है कि ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि इसमें नुकसान होता है। जी। और जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वो मतलब इसमें जबरदस्त लॉसेस होते हैं, बिल्कुल तय बात है। क्योंकि किताब जो है आधी से भी कम कीमत में मिल रही है आपको, ठीक जी है। हाँ। तो और उसकी कॉपी छप रही है, तो जो प्रकाशक छाप कर बैठा है अपनी लागत लगा के अच्छे कागज पर अच्छी प्रिंटिंग करके बैठा है, उसकी किताबें जो है रखी रह जाती हैं और पायरेटेड कॉपी बिकती रहती है मार्केट में। बिल्कुल। नुकसान तो होता ही है, और बहुत ज़्यादा। लेखक को उसकी रॉयल्टी नहीं मिल पाती है, तो लेखक का ये नुकसान है। तो इसको रोकने के लिए दरअसल मतलब क्या सुझाव दे सकता हूँ मैं कभी इसका, मुझे ऐसा लगता है कि इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो देखिए सरकार का इंटरवेंशन जरूरी है। जी हाँ। ये बिना इतना बड़ा जो तंत्र है, ये जो है सरकारी हस्तक्षेप के बिना तो इसको दुरुस्त कर पाना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप देखेंगे तो पायरेसी के खिलाफ, देखिए जैसे कॉपीराइट के खिलाफ कानून बने हुए हैं, हाँ। फिर भी कॉपीराइट का उल्लंघन होता है जी। और ये भी एक तरह से कॉपीराइट का उल्लंघन ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब आप जी। कहते हैं, जब आपकी हर किताब में छपा रहता है कि भाई इस किताब का कोई अंश प्रकाशित करना, ये छापना, ये सब वर्जित है ना, मना है। तो वो कॉपीराइट एक्ट का ही तो प्रोविजन है, उसी के तहत करते हैं आप। लेकिन अगर आपके बाजार में पायरेटेड किताब मिल रही है तो वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। अब एक्ट तो बना हुआ है, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, उसका एग्जीक्यूशन जो है, उसका क्रियान्वयन जो है, उसको लागू करने की जो कहानी है जी। वो अलग है। उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है उनको थोड़ा इसमें सक्रिय होना पड़ेगा, जैसे कॉपीराइट ऑफिस है ना, जी हाँ, जी हाँ। सरकारी विभाग है, उनके पास उनको कुछ सिस्टम जो है इसमें निकाल के लाना चाहिए कि बिल्कुल सड़क पे मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि हमें जो खरीदने वाले हैं उनको बताना चाहिए। कई बार नहीं पता होता उनका, कि उनको लगता है बस कम पैसे में मिल रहा है तो ये भी सही है, लेकिन उन्हें दोनों सही किताबों में और नकल में क्या अंतर है और क्यों है वो हमें बता के। कई बार हम लोग के पास फ़ोन आते हैं मतलब बताने के लिए कि आपका किताब की प्रोडक्ट ख़राब है, पेजेस मिसिंग हैं, प्रिंटिंग ख़राब है। तो
तब समझ में आता है कि वो हमारी बनाई किताब नहीं है, वो नक्कालों की बनाई हुई किताब है। जी जी तो जागरूकता पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जो ले रहे हैं, आपको लगता है आप सस्ते दामों में ले रहे हैं लेकिन सही है, लेकिन नहीं, वो सही नहीं है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बात करती। अच्छा, इससे आगे अगर हम चलें तो क्योंकि मैंने देखा कि आप प्रोफेशनल आपकी लाइफ है, आपकी क्रिएटिव लाइफ भी उतनी एक्टिव है, आपकी पर्सनल लाइफ भी। आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? कोई मंत्रा है और आगे के प्लान क्या हैं आपके? मैं मंत्र मंत्र देखिए ऐसा है कि कोई जैसे बेस्ट सेलर किताब लिखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जी आपको मेहनत करनी होती है। जी तो ऐसे ही जो है इसी तरह से ज्यादा काम करने के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कोई शॉर्टकट है नहीं उसका। जी जैसे सबके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 25 घंटे नहीं है, 24 घंटे ही हैं। जी 1 मिनट भी किसी से ज्यादा नहीं है मेरे पास। हम्म तो ये है कि देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार हम लोगों को रियलाइज नहीं होता शायद कि जहाँ पर हमारा समय चला है। तो देखिए जैसे मैंने बताया, मैं रील्स वगैरह नहीं देखता बिल्कुल। आजकल अगर आप देखेंगे, एक बार अगर आपने स्क्रॉल करना शुरू किया तो बिल्कुल, वो तो आपको पता नहीं चलेगा समय कहाँ गया। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। वो एक एक मतलब वो तो अब एक ऐसा है कि संयम की बात है ना, अपने खुद के ऊपर नियंत्रण। दूसरा ये कि मेरे पास, मैं बहुत अपने लिए जो है जितना मैं कर सकता हूँ काम, जितनी मेरी क्षमता है उससे ज्यादा काम मैं अपने लिए लेकर रखता हूँ। अच्छा मुझे लाभ ये होता है कि मेरे पास बहुत सारी डेडलाइन रहती है जो मुझे फुलफिल करनी होती है। अगर मेरे पास मान लीजिए, मैं सोचूं कि एक किताब मैं अपनी, जैसे अभी भी मैं एक नया उपन्यास चल रहा है मेरा, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा तो ऐसा नहीं है कि वो एक उपन्यास लिख रहा हूँ तो बस मैं उसी पर सीमित हूँ। क्योंकि अपने उपन्यास में क्या है कि आपको छूट है। हाँ भाई ठीक है, मन किया तो कर लिया, और जब विचार आया कुछ तो लिख लिया, नहीं तो रुका हुआ, तो जब नहीं भी लिखा जाता। तो ऐसे भी होता है। ऐसे में क्या है कि आप फिर बाकी समय क्या करेंगे, आप तो कुछ काम तो चाहिए। तो मेरा मेरा हमेशा से ये रहा है, क्योंकि काम करने के लिए इतना सारा है, पढ़ने के लिए इतना सारा है, और मैं दूसरा ये कि मेरी जो लिखने काम करने की विधा है वो ऐसी है पौराणिक वाली, जी इसमें मुझे मतलब पढ़ना ज्यादा ही पड़ता है, जी जी सामान्य से ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो वो उसमें समय जाता है। तो अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं काम नहीं कर सकता। सही बात। तो लिखने में समय नहीं जाता, फिर वो पढ़ने में चला जाता है। और इसीलिए मैं कम से कम एक साथ 1-2 अनुवाद की किताबें मेरे पास हमेशा रहती। मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। और ये भी एक कारण है, बल्कि मैं आपको बताऊं, जो मैंने पाया, जो मैं अपने अनुभव से जान पाया हूँ, जी तो ये है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आप उतना ही ज्यादा और काम कर सकते। ये सच बात है। मतलब खुद को अपनी सीमा से आगे खींच के ले जाना, अपनी ही सीमा को बढ़ाना। क्या बात है। और ऐसा भी है कि मतलब मैं कोई मुझ पर कोई स्ट्रेन पड़ता है, या मैं कोई थक कर और अपने आप को तोड़ कर जो है ये सब करता हूँ, जी मुझे मजा आता है। जैसे एक एक आपने किताब सुनी होगी, नाम बहुत चर्चित है, बाण भट्ट की आत्मकथा, हाँ हाँ आचार्य हजारी प्रसाद जी हाँ जी हाँ चर्चित उपन्यास। तो उसमें एक पंक्ति है कि वो मतलब किसी पात्र के लिए आया, मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने लिखा कि जब वो अध्यापन से थक जाते थे, अध्यापन मतलब पढ़ाते थे, जब अध्यापन से थक जाते थे तो अध्ययन के कुशासन पर जा बैठते थे। वाह, है ना। तो जब पढ़ाने से थक जाता है आदमी तो फिर खुद पढ़ने लगता है। तो ये इस तरह की चीज है कि मैं मौलिक लेखन से थक जाता हूँ तो फिर अनुवाद करने लगता हूँ, अनुवाद से फिर थोड़ी ऊब होने लगती है तो फिर मौलिक लेखन की तरफ आ जाता हूँ। तो ऐसे जो है चलता रहता है। और एक अपने टारगेट सेट कर रखे हैं मैंने कि मुझे ये अभी मेरे को ये किताब है इतने टाइम में खत्म करनी। कभी प्रकाशक को कोई डेडलाइन दी है, 10 दिन पहले ही काम खत्म कर दिया है, कभी लेट नहीं हुआ मैं। क्या बात है। तो ये एक मतलब इसमें कोई आत्म प्रशंसा वाली कोई बात नहीं है। आपने पूछा तो मैं सिर्फ जी हाँ मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं नए जो हमारे पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तो ये सबसे बड़ा बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट। तो जैसे आपने जो 3-4 चीज़ें मुझे बताई, मैं रिपीट ही कर देती फटाफट की। पहला तो रील्स वगैरह की तरफ ना जाएं, मतलब भटकाव की तरफ नहीं जाएं। दूसरा, आत्म संयम रखें, आप अपनी डेडलाइंस क्लियर रखें और फोकस आप अपना बनाए रखें। टारगेट तो देखिए, अगर आपको लक्ष्य अगर जब तक नहीं रहेगा, जी कोई भी प्लान जो होता है, कोई भी योजना जो होती है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं। जी आपको क्या करना है, एक
तो ये चाहिए आपको, कोई भी प्लान हो का, तो उसमें ये कि आपको क्या करना है। दूसरा ये होता है कि आपको वो कैसे करना है, इसी का पता रहना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात है, कब तक करना है। तो ये अगर इसमें से कोई एक फैक्टर भी मिल जाए आपका जी, तो आपका प्रोजेक्ट जो है, आपकी योजना जो है वो सफल नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही तो कह रहे ये हैं। तीनों जो है, तीनों चीजों का मतलब तालमेल बहुत जरूरी है। और फिर अब आपको अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन कितना, क्योंकि जीवन देखिए बड़ा कहने को लगता है यार बहुत समय, हमारी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। जी, समय बहुत है हमारे पास, हमारी ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जबकि समय है नहीं आपके पास। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कुछ करने के लिए आए हैं और आपका कुछ करने का मन है, तो उसे फिर जितना कर सकते हैं उतना करके जाए। क्या बात है आशुतोष जी, आपने तो आज बहुत ही सारी ज्ञान की बातें हम लोग के साथ साझा करी और बहुत पिन पॉइंट चीज़ें रही। तो आपने बात कर रहा हूँ, ज्ञान तो मुझे है नहीं, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि किसी को कुछ। नहीं सर, देखिए सबके अनुभव होते हैं, उनकी अपनी कीमत होती है और सबके साथ जो परिश्रम जुड़ा होता है वो उस अनुभव को कीमती बनाता जाता है। तो आपने समय दिया, हम सबसे बातचीत की, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आपको आपके अगले कामों के लिए और उपन्यास के लिए एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। और आपका जो है आपके कार्यक्रम के लिए आपने मुझे याद किया और मुझे मौका मैं अपने विचार आपके साथ रख सकूं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी आप सुन रहे थे आशुतोष गर्ग जी से बैक टू बुक्स में मेरी बातचीत, और इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।